हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कि किस तरीके से कॉम्बिनेशंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब भी केमिकल्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उसके लिए क्या होते हैं, कुछ एक लॉज होते हैं। तो 5 बेसिक लॉज हैं जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि जब भी केमिकल्स कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, देखिए। इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये बताता है कि मैटर को कभी भी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैटर आप लोग जानते हैं, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, क्या, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। कोई भी चीज जो कि क्या कर रही है, कोई जगह घेर रही है और उसका कुछ ना कुछ क्या है, मास है। अब देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया किसने था, एंटोइन लेवॉइजर ने दिया था 1789 में। उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज किया था किसमें, कंबशन रिएक्शन में, ताकि वो इस नतीजे पे पहुंच जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्या करते हैं, CaCO3 लेते हैं 100 ग्राम और CaO हमें मिलता है 56 ग्राम और CO2 हमें मिलता है 44 ग्राम। देखो, CaCO3 हमने लिया था 100 ग्राम, CaO हमें मिला 56 ग्राम और CO2 हमें मिला 44 ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें एंड में मास मिला वो सेम है किससे, जो पहले हमें मास मिला था उसके अकॉर्डिंगली। इसका एक और एग्जांपल चलिए हम देखते हैं। अगर हम क्या करते हैं, वुड को बर्न करते हैं, 1 किलो वुड मान लो मैंने ली और उसको मैंने बर्न कर दिया, तो मास ऑफ सूट, जो सूट का मास होगा और ऐश का मास होगा प्लस में गैस का मास होगा, ये पूरा का पूरा मास मिला के किसके बराबर होगा, एग्जैक्टली 1 kg ही होगा। देखिए, इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग अपने स्कूल लैबोरेटरी में भी करके देख सकते हैं अगर आप चाहें। तो आप क्या करिए, एक कोनिकल फ्लास्क लीजिए और उस कोनिकल फ्लास्क के अंदर आपने एक केमिकल भर दिया जिसको आपको रिएक्शन करवानी है किसके साथ, दूसरे केमिकल के साथ। तो एक केमिकल आपने यहाँ पर ले लिया और दूसरा केमिकल आप एक ट्यूब में भर लीजिए और इस तरीके से भर लीजिए कि वो ट्यूब जो है उसका केमिकल और जो बाहर वाला केमिकल है कोनिकल फ्लास्क में वो आपस में ना मिले। अब वो आपस में ना मिले तो उसके ऊपर आप क्या करिए, बाद में फिर कॉर्क लगा दीजिए, ढक दीजिए, ताकि कोई भी चीज बाहर से अंदर ना आ सके या फिर अंदर से बाहर ना जा सके। तो अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस तरीके से इसको ढक दिया। फिर इसको हम क्या करेंगे, वे कर लेंगे। मान लीजिए इसका वेट पूरे का आया 2 kg। फिर आप क्या करिए, इसको इस तरीके से टिल्ट करिए कि इसमें से जो मटेरियल है सारा वो निकल कर यहाँ पर आ जाए और इनके बीच में क्या हो जाए, रिएक्शन हो जाए और नया एक प्रोडक्ट हमें मिल जाए। अभी जो नया प्रोडक्ट हमें मिल गया, इसके बाद भी अगर आप इस पूरे का मास चेक करेंगे तो वो कितना आएगा, 2 kg ही आएगा एग्जैक्टली। वो एग्जैक्टली कितना आएगा, 2 kg ही आएगा। तो यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ऐसा तो नहीं है कि 100 ग्राम का 101 ग्राम हो गया, नहीं। ऐसा भी नहीं है कि 100 ग्राम का 99 ग्राम हो गया, 98 ग्राम हो गया। एग्जैक्टली क्या रहता है, सेम ही रहता है। फिर सेकंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जोसेफ प्रिस्ट ने दिया था इसको। ही स्टेटेड दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। मतलब कि जो कंपाउंड है उसमें क्या होता है, हमेशा एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन होती है किसकी, एलिमेंट्स की बाय वेट। किसके किसके थ्रू, वेट के थ्रू। देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं, उन्होंने 2 सैंपल लिए थे। किसका लिया था उन्होंने, कप्रिक कार्बोनेट का। क्या उन्होंने किसका लिया था सैंपल, कप्रिक कार्बोनेट का। और उन्होंने ये चीज देखी कि उसमें कॉपर कितना है, 51.35 सेंटीमीटर, ऑक्सीजन कितना है, 9.74 सेंटीमीटर, और कार्बन कितना है, 38.91 परसेंटेज। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, एक तो नेचुरल सैंपल लिया, इसका मतलब जो कि नेचर में हमें मिलता है। दूसरा इन्होंने सिंथेटिक सैंपल लिया, मतलब जो बना बनाया सैंपल आता है, कि मतलब जो इंसान ने बनाया है वो वाला सैंपल, या फिर उन्होंने खुद बनाया। तो उन्होंने देखा कि एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रहे हैं, एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर बनाता हूँ
अगर मैं क्या बनाता हूँ, वाटर बनाता हूँ, यानी कि जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O, तो मुझे हर बार 2 ग्राम हाइड्रोजन को किससे कंबाइन करना पड़ेगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करना पड़ेगा। हर बार 2 ग्राम हाइड्रोजन को मुझे किससे कंबाइन करना पड़ेगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करना पड़ेगा। चाहे मैं दुनिया में कहीं भी पानी बना लूं, चाहे मैं पानी बना बनाया ले लूं, चाहे मैं खुद से बना लूं, कुछ भी कर रहा हूँ, हमेशा क्या होगा, सेम प्रोपोर्शन में ही ये मिले हुए मिलेंगे मुझे, ठीक है, हमेशा क्या होंगे, सेम प्रोपोर्शन में ही दिखेंगे। इसके अलावा कोई अलग से प्रोपोर्शन यहाँ पर नहीं हो सकती। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। इसीलिए इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट कंपोजिशन का भी लोग बोलते हैं कि कंपोजिशन जो है वो क्या हो सकती है, कभी भी चेंज नहीं हो सकती, कंपोजिशन क्या होगी, हमेशा सेम ही रहेगी। अगला लॉ है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, देखिए, सबसे पहली बात तो ये किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था 1803 में। ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number। देखो, इसको सबसे पहले तो हम एग्जांपल से समझते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए, H2 प्लस हाफ O2, H2 प्लस हाफ O2, ये मिलके क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। ये मिलके क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं। अब देखिए, O2 का मास कितना है, 32 ग्राम, तो हाफ O2 यानी कि कितना हो गया, 16 ग्राम, क्योंकि एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 ग्राम होता है। चलिए, एक मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 ग्राम होता है, और यहाँ पर 2 मोल किसके लिए हमने, हाइड्रोजन के, H2O, H2O कितना है, 18 ग्राम। अब देखिए, दूसरी तरफ मैं क्या बना रहा हूँ, H2 प्लस में O2, 2 ग्राम हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, H2O2 मुझे मिला, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, ऊपर वाला तो वेल नोन है, क्या है, वाटर। ये वाला हमारा क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब देखो, ये तो फिक्स है कि इतना H2 इतने ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, इतना H2 इतने ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा, इतना H2 इतने O2 के साथ मिलेगा तो वाटर मिलेगा। ये हमारा एग्जैक्टली फिक्स है। लेकिन एक चीज यहाँ पे क्या कहता है कि देखो, ऑक्सीजन यहाँ पर भी यूज हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी यूज हो रहा है, तो रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन, जो रेशियो है किसकी, ऑक्सीजन के मास की, वो क्या है, 16:2, 16:2, या फिर हम कह सकते हैं 1:2। ये क्या है, सिंपल होल नंबर की रेशियो है। ये क्या है, सिंपल होल नंबर में रेशियो आ रही है ना। होल नंबर आप लोगों को पता ही कहाँ से कहाँ तक होते हैं, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक जाते हैं, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, यही बात ये कहता है। हाइड्रोजन के लिए भी देख लो, कितना है, 2:2, यानी कि 1:1, सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो बस यही बात यहाँ पर कौन कहता है, ये हमारा लॉ कहता है। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फिर हमारा नेक्स्ट लॉ है Gay-Lussac's लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। Gay-Lussac's लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, बेसिकली ये लॉ इन्होंने किसके लिए दिया है, गैसेस के लिए दिया है। चलिए देखते हैं इस लॉ को क्या कहता है। ये लॉ किसने दिया था, Gay-Lussac ने दिया था 1808 में। When gases combine or are produced in a chemical reaction, जब गैसेस क्या होती हैं, किसी केमिकल रिएक्शन में मिलती हैं, कंबाइन होती हैं, और या फिर क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, बनती हैं, तो दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। तो ये किस तरीके से मिलती है, एक सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में, प्रोवाइडेड ऑल गैसेज आर एट द सेम टेम्परेचर प्रेशर। बस कंडीशन क्या जरूरी है कि सारी गैसेज सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे होनी चाहिए जिनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिलाया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मैंने यहाँ पर मिलाया। हाइड्रोजन कितना, 100 ml, ऑक्सीजन कितना, 50 ml, इन दोनों को मैंने मिलाया, तो 100:50, 100:50 क्या हो गया, 2:1, 100:50 इज इक्वल टू 2:1। तो यही हो गया ना, सिंपल होल नंबर रेशियो में या फिर सिंपल रेशियो में आ गया। तो यही बात हमारा कौन कहता है, Gay-Lussac's लॉ कहता है। ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय वॉल्यूम, इसको हम
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम क्या है, डेफिनेट प्रोपोर्शन में, डेफिनेट रेशियो में हमें देखने को मिल रही है। दिस लॉ वाज प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड बाय वर्क ऑफ एवोगैड्रो। ये जो लॉ है, इस लॉ को जो एवोगैड्रो ने वर्क किया 1811 में, उसके द्वारा बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। 2H2 प्लस O2, ठीक है, ये सारा काम जो था एवोगैड्रो ने अपने वर्क में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया। 2 वॉल्यूम ऑफ H2, 2 वॉल्यूम H2 के मिल रहे हैं किसमें, एक वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, 2 वॉल्यूम ऑफ H2। सिंपल रेशियो है इनकी 2:1, सिंपल रेशियो इनकी क्या है, 2:1, ठीक है। यही बात हमारी कौन कहता था, यही बात हमारी गे-लुसैक्स लॉ कहता है। फिर हम बात करते हैं किसकी, एवोगैड्रो लॉ। देखिए एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, equal volume of gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules, ठीक है। यानी कि इक्वल वॉल्यूम अगर मैं लेता हूँ दो गैसेस का, तो उनमें क्या होगा, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं जस्ट ले लेता हूँ कि अगर मान लो 100 ml गैस अगर मैंने ली, तो उसमें फॉर एग्जांपल 2 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स हैं, तो दूसरे 100 ml में भी क्या होंगे, 2 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ही होंगे, ठीक है। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही हमेशा देखने को आपको मिलेंगे। फिर है हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, आइडिया दैट मैटर। देखिए जो 5 लॉज हम पढ़ रहे थे गैसेस के, वो लॉज हमारे खत्म हो गए हैं। अब हमारा क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देखिए डाल्टन ने क्या दिया, डाल्टन ने बोला कि मैटर जो है वो किसका बना हुआ है, इनडिविजिबल स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ है। कोई भी जो चीज बनी हुई है, क्या बनी हुई है, अगर हम उसको तोड़ते जाएंगे तो हमें एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा, हमें एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जो कि तोड़ा नहीं जा सकता हो, जिसको हम और आगे डिवाइड नहीं कर सकते। आइडिया दैट मैटर इज मेड ऑफ इनडिविजिबल स्मॉल पार्टिकल्स। ये आइडिया कि जो मैटर है किसका बना हुआ है, इनडिविजिबल स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ है, कॉल्ड अल्फा टोमियो, जिसको बाद में जाके क्या कहने लगे हम लोग, एटम। इनडिविजिबल अल्फा टोमियो मतलब इनडिविजिबल, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। और इस बारे में बात कहाँ से चल रही है, बात इसमें बहुत पुराने टाइम से, हमारे हिंदू कल्चर में भी बात चल रही है इसकी बहुत पहले से, ठीक है। और टाइम ऑफ डेमोक्रिटस, ग्रीक फिलोसफर जो थे 460 टू 370 बीसी। न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी बाय डाल्टन। अब देखिए जो डाल्टन थे, उन्होंने एक बिल्कुल नई फिलोसफी दी, केमिकल फिलोसफी उस टाइम पे। और उन्होंने क्या क्या बताया, देखो, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम। मैटर में क्या है, इनडिविजिबल एटम्स है, जिनको उस टाइम उन्होंने क्या बोला, अल्फा टोमियो। ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड अदर प्रॉपर्टीज। मतलब सारे के सारे एटम जो है किसके, एक गिवन एलिमेंट के, उनका आइडेंटिकल मास होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि हाइड्रोजन का मास क्या है, 1 ग्राम पर मोल, ठीक है। सिंगल हाइड्रोजन का मास क्या है, 1 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर यहाँ पर मान लीजिए मैं क्या ले रहा हूँ, 1 यूनिफाइड मास, ठीक है। या फिर उसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 U। ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास। तो हाइड्रोजन का मैं कोई सा भी एटम उठा लूँ, ठीक है, हाइड्रोजन का मैं कोई सा भी एटम उठा लूँ, उन सबका क्या होगा, सेम मास होगा और सेम ही प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्या है, बहुत अच्छे से जलता है, ठीक है। तो क्या होगा, सारा हाइड्रोजन का कोई भी एटम अगर मैं उठा लूँ तो बहुत अच्छे से जलेगा, ठीक है। या फिर ऑक्सीजन का कोई भी एटम उठा लूँ तो क्या है, वो सपोर्ट करता है किसको, आग को लगने में। तो ऑक्सीजन का कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से अगर मैं ऑक्सीजन के एटम्स उठा लूँ, ऑक्सीजन का एलिमेंट उठा लूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, हर जगह उसकी सेम ही प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। एटम जो है किसके, अलग अलग एलिमेंट्स के, वो क्या करते हैं, डिफर करते हैं किसमें, मास। भाई अलग अलग एलिमेंट है तो उसका तो मास अलग अलग ही होगा ना। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है, 16 U है। साथ ही साथ इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। साथ ही साथ इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। फिर एक कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। कंपाउंड्स बनते हैं, कब बनते हैं, जब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं किसमें, फिक्स्ड रेशियो में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम,
जब कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, H2O मिलता है, वाटर मिलता है। ठीक है, अब ये हमें क्या मिला, सिंगल वन कंपाउंड मिल गया। अगर हमें क्या चाहिए, 1 मोल कंपाउंड चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 मोल आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है, 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल, 10 to the power 23 मॉलिक्यूल। ठीक है, इतना बड़ा ये नंबर है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। कंपाउंड्स आर फॉर्म, ये हो गया। फिर हमारा है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। मैं पहले ही बता चुका हूँ एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी कि केमिकल्स क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, केमिकल्स क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं नया कंपाउंड बनाने के लिए। लेकिन ना तो कोई यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, ना ही यहाँ पे कोई मास क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, मास क्या हो रहा है, पूरे में सेम रह रहा है। ठीक है, these are neither created nor destroyed in a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में एटम भी क्या होते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे एक बात क्या निकल के आई, एटम भी कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन एटम कभी भी खत्म नहीं होंगे। हाइड्रोजन के 2 एटम थे तो 2 ही रहे, ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 एटम लिया तो 1 ही रहा। या फिर हाइड्रोजन के अगर हमने 2 मोल लिए, या हाइड्रोजन का अगर मैंने 1 मोल लिया हाइड्रोजन गैस का, और ऑक्सीजन गैस का मैंने हाफ मोल लिया, तो यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली वही रहेगा, ये चेंजेस नहीं आएंगे इसमें। दिस थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर पाती है, जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा उसको एक्सप्लेन कर पाती है। ठीक है, ये थ्योरी हमें किसको एक्सप्लेन करती है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को भी एक्सप्लेन करती है। देख लेते हैं एक बार लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को दोबारा। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देखिए ये जो सारे लॉज हमने पढ़े, 5 बेसिक लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और गेल-सेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और एवोगैड्रो लॉ। इन सारे लॉज को एक्सप्लेन कौन करता है, ये जो हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, ये क्या करती है, सारे लॉज को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एटॉमिक मास के बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा बातचीत कर भी चुके हैं, क्लास 9 में भी हम लोगों ने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा है पहले भी, कि जैसे अगर मैं बोलता हूँ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ा है वैसे तो। हाइड्रोजन क्या होता है, 1 यू, 1 एटॉमिक मास। ठीक है, इसका हमने एटॉमिक मास क्या दिया है, 1 यू। और ऑक्सीजन को हमने एटॉमिक मास क्या दिया है, 16 यू। कार्बन को हमने एटॉमिक मास क्या दिया है, 12 यू। ठीक है, अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और इन पे जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको दिखाई दें, उन क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे उतना ही आप लोगों का कंसेप्ट जो है इससे रिलेटेड क्लियर होता जाएगा। थैंक यू वेरी मच।